गुड इवनिंग डियर बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं हमारे रीजन असर्शन सीरीज में, जहां आज हम आपके लिए लेक्चर में कवर करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट को। पिछले लेक्चर में हमने रे ऑप्टिक्स को बखूबी तरीके से क्लियर किया, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी दी, मजबूती दी। और अब हम अपने फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट पे जंप करके हैं, जहां हम पहले कवर कर रहे हैं किसे, अल्टरनेटिंग करंट को। तो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आगे हम अपने फर्स्ट सेशन पे और पढ़ेंगे। अपना पहला सेशन क्या लिखा है, द अल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2 व्हेन एसी फ्लोज थ्रू एन इंडक्टर। जब एसी कहां से फ्लो कर रही हो, किसी इंडक्टर से फ्लो कर रही हो। अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ और ड्रॉ करके आपको मैं देता हूँ इनके लिए वैल्यूज, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने बोला कि दिस इज माय पोटेंशियल, तो इस पोटेंशियल के लिए जो मैं फेज ले रहा हूँ उसे मैंने लिखा है ओमेगा टी। ऐसी कंडीशन में जो मेरी करंट फ्लो कर रही होगी किसके लिए, इंडक्टर के लिए, वो यहाँ से कितना लैग करेगी, दैट इज द पाई बाय 2। दिस इज अवर करंट। क्या बात समझ में? तो पहला असर्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अभी यही बात कैपेसिटर के लिए होती। कैपेसिटर में ये दोनों चीजें जस्ट अपोजिट हो जाती। इस जगह पे पोटेंशियल आ जाता है और इस जगह पे क्या आ जाती है, आपकी करंट आ जाती है। वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल लैग करता है। ओके, रीजन में आते हैं। रीजन में क्या बताया गया है हमें, द इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीजेस एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीज। इंडक्टिव जो रिएक्टेंस होता है वो इंक्रीज करेगा। व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस? तो इसे हम डिनोट करते हैं एक्सेल से। एक्सेल का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। अब बोला गया है एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स डिक्रीजेस। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी तो क्या मेरा एक्सेल इंक्रीज करना चाहिए? नहीं सर, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करने के बजाय क्या करेगा सर, डिक्रीज करेगा। तो मेरा रीजन क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। असर्शन मेरा करेक्ट है, रीजन मेरा सही है। आप किस ऑप्शन नंबर के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। गेट इट? तो हमने फर्स्ट असर्शन कवर किया। आई मेरी बात समझ में? चलते हैं अपने नेक्स्ट असर्शन पे। चलिए पढ़ा जाए अपने नेक्स्ट एसोसिएशन को। व्हाट इज अवर नेक्स्ट एसोसिएशन? लिखा है इन सीरीज एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। कौन सा सर्किट है? रेजोनेंस सर्किट। द इम्पीडेंस इज इक्वल टू द ओमिक सर्किट। इम्पीडेंस इज इक्वल टू द ओमिक सर्किट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एलसीआर। एलसीआर में आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, और क्या होता है, कैपेसिटर होता है। यानी आर होता है, एल होता है और सी होता है। अब बोला जा रहा है ये कौन सा सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट है। तो रेजोनेंस सर्किट पे क्या होता है, हमारा जो एक्सएल और एक्ससी होता है ये आपस में इक्वेट कर जाते हैं। इक्वेट करने पे क्या होगा कि ये दोनों वैल्यूज के जो फाइनल रिजल्ट होते हैं वो कैंसिल होते हैं। देखो, अगर मैं इस सर्किट के लिए इंपेडेंस की बात करूं, दैट इज द जेड। तो जेड हम कैसे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं आर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई तो इनके रिजल्ट आपस में कितने हो जाते हैं, जीरो। तो Z की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, R मिलेगी। यानी टोटल इम्पिडेंस जो होगा वो केवल इस रेजिस्टेंस पर डिपेंड करने लगेगा। बस सब सिर्फ इस R की वैल्यू शो करेगा, बाकी ये दोनों वैल्यू ऐसे समझो कि कट हो गई हैं। तो अगर ऐसा सर्किट है जिसमें हमने केवल रेजिस्टेंस लगा रखा है तो क्या मैं इसे ओमिक सर्किट बोलूंगा। और थोड़ी देर के लिए देखो एलसीआर भी तो ओमिक सर्किट जैसा ही बिहेव कर रहा है। इसका मतलब हमारा असर्शन क्या हो गया है, करेक्ट हो गया। ओके, रीजन पे आते हैं। तो रीजन में क्या लिखा हुआ है? रीजन में लिखा है एट रेजोनेंस द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सीड्स द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कह रहे हैं कि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो एक्सीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। क्या ऐसी बात सही है? नो सर, दिस इज द रॉन्ग। तो इसका मतलब रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर मेरा रीजन रॉन्ग है, असर्शन इज करेक्ट, तो आप किस ऑप्शन नंबर के साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, तो बढ़ते हैं अगले पे। दिस इज अवर नेक्स्ट असर्शन। चलो ध्यान से देखो, व्हाट इज अवर नेक्स्ट असर्शन। कैपेसिटर सर्व्स एज अ बैरियर फॉर डीसी। जो कैपेसिटर होता है वो एज अ बैरियर बिहेव करता है, किसके लिए? डीसी के लिए, दैट मींस डायरेक्ट करंट के लिए। एंड ऑफर्स एन इजी पाथ टू एसी, और एसी को इजीली वहां से क्या करने देता है, पास आउट होने देता है। क्यों ऐसा होता है समझते हैं बात। देखो, हमारा जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। उसका रेजिस्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई एफ सी। यहाँ तक बात क्लियर होगी? ओके, जब मैं बात करूंगा डीसी के लिए,
फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ डीसी के लिए, तो डीसी करंट में किसी तरह की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है जीरो। अगर मैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूँ तो दैट इज द 1/0, और 1/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी। यानी डीसी के लिए जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है, और रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो क्या कोई करंट वहां से पास आउट कर पाएगी, सब बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए वो एज अ बैरियर बिहेव कर रहा है, किसके लिए, डीसी के लिए। लेकिन ऑफर्स एन इजी पार्ट टू एसी। अब एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 होती है, 60 होती है। ऐसी कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी कुछ तो वैल्यू होगी, है ना। कुछ वैल्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि एफ की वैल्यूज आ गई यहाँ पे। क्या है, डिनोमिनेटर मेरा इंक्रीज किया तो फिर जो फाइनल रिजल्ट है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए वो एसी को इजी पाथ देता है। इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट। ओके, चलते हैं अपने रीजन पे, पढ़ते हैं अपने रीजन को। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हुई तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए वैल्यू जीरो होने पे वो कितना पहुंच गया था, इनफाइनाइट पहुंचा था। यानी रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और अगर देखा जाए तो हम यहाँ से अपनी बात को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। इस वजह से हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हम अपने नेक्स्ट असर्शन पे। व्हाट इज अवर नेक्स्ट असर्शन, ध्यान से देखते हैं। लिखा, A capacitor is connected to a direct current। एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है किससे, डायरेक्ट करंट सोर्स से, और इट्स रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट, जिसकी वजह से उसका रिएक्टेंस हो रहा है, यानी उसका रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट पहुंच जाता है। क्या ये बात सही है? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर आप कैपेसिटर को डायरेक्ट कनेक्ट से करंट करोगे तो जैसे ही कनेक्ट करोगे तुरंत फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो होने से एक्स सी का रिजल्ट कितना पहुंचा, इनफाइनाइट। यानी पहली वाली बात सर एग्जैक्ट करेक्ट है। चलिए रीजन पे, रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। सर एग्जैक्ट, थोड़ी देर पहले हमने ये बात देखी थी। तो हमारा रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। किस ऑप्शन नंबर के साथ आप जाओगे, ऑप्शन नंबर ई के साथ जाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? वेरी गुड। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर को। क्या है हमारा, अ कैपेसिटर ब्लॉक्स डायरेक्ट करंट इन स्टडी स्टेट। देखो ये तो बड़ा पूछा गया है, बार बार अलग अलग तरीकों से सेम चीजें ये पूछ रहे हैं। कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है इन स्टडी स्टेट, ठीक है, जब कंटिन्यूअस करंट मिल रही हो। तो रीजन क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। यानी सर वही वाली बात है, असर्शन सही है, रीजन सही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप फिर से जाओगे। यानी तीन हमें लगातार डीसी के लिए मिल गए, सर मजा ही आ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। क्या लिखा है, द पावर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप्स द वोल्टेज। ठीक है, पावर तब प्रोड्यूस होती है किसी ट्रांसफॉर्मर में जब उस ट्रांसफॉर्मर में कैसे हमने किया हो, उसे स्टेप अप रखा हो, यानी वोल्टेज का फॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, पावर प्रोड्यूस होगी जब हम वोल्टेज को क्या करें, स्टेप अप, यानी वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, फिर रीजन में क्या लिखा है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर वी आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जैक्ट, बिल्कुल बात सही। देखो जब हम कोई ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करते हैं तो हम इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि जो हमारा इनपुट है और जो हमारा आउटपुट है वो आपस में सेम है। ठीक है, तो जितना वोल्टेज और आई हम यहाँ लेके आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वी और आई यहाँ पे भी ट्रांसफर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी की वैल्यू कम है, आई की वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ट्रांसफॉर्मर फॉर्म कर रहे हो। अगर मान लो कि मैं इसे स्टेप अप बनाना चाहता हूँ तो ऐसी कंडीशन में मैं अपना स्टेप अप बनाने के लिए वोल्टेज को हाई करूंगा, जिसके रिगार्ड करंट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इन दोनों वैल्यूज में किसी तरह का कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? सेम ऐसे ही अगर मैं अपना स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहता हूँ तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल की जगह टारगेट करूंगा करंट में, यानी मैं पोटेंशियल की लो वैल्यू लूंगा जिससे करंट अपने आप क्या हो जाएगा, मेरा हाई हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो इसका मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी इनिशियल वैल्यू के इक्वल ही रहने वाला है, यानी इनपुट के इक्वल ही रहने वाला है। तो रीजन मेरा करेक्ट है। असर्शन में बोला जा रहा है कि जब पावर प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल प्रोड्यूस होती है। देखो पावर स्टेप अप में भी प्रोड्यूस होगी, पावर स्टेप डाउन में भी प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस तो दोनों में होगी, लेकिन वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। दोनों बातें अपने आप में सही है, पर कोई किसी ने किसी बात को एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्लियर? ओके, चलते हैं अगले पार्ट पे। पढ़ा जाए अपने नेक्स्ट सेशन को। चलो देखो क्या लिखा है, इन अ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट द करंट इज रेफर्ड टू एज वाटरलेस करंट। प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव होने पे जो उसमें से
फ्लो मिल रहा है करंट का वो वॉटलेस करंट कहला रहा है। ऐसा क्यों, जरा समझो। अगर मेरा सर्किट प्योर कैपेसिटर है या फिर मेरा प्योर इंडक्टर है, इन दोनों कंडीशन में जो हमारी करंट और पोटेंशियल होता है, इनके बीच में जो मेरा फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, पाई/2 होता है। कितना फेज डिफरेंस होता है, पाई/2। अब बात आई है कि यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिलने वाला है वो करंट मेरी वॉटलेस करंट कहलाएगी। ऐसा क्यों होगा, समझो मेरी बात को, कि वॉटलेस करंट हम इसे क्यों बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, तो दैट इज द VRMS IRMS, और फिर यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आएगा cos फाई का। अब ये जो cos फाई है ये फिक्स हो गया भाई पाई/2, किसके लिए, दोनों के लिए, कैपेसिटर के लिए भी और इंडक्टर के लिए। अगर मैं यहाँ पे 90 रखूंगा तो मेरा जो पावर कंजम्पशन है वो कितना है, 0। मतलब मेरे सर्किट में करंट तो फ्लो कर रही है, लेकिन वो पावर जो कंज्यूम कर रही है उसका अमाउंट कितना हो गया, 0। दैट्स वाई उस करंट को हम क्या बोलते हैं, वॉट लेस करंट। वॉट का मतलब पावर की यूनिट, लेस मतलब किसी तरह का कोई खर्च हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस करंट को बोलेंगे वॉट लेस करंट। ठीक है, तो हमारी पहली बात क्या हो गई सर, करेक्ट हो गई। सेकंड पे आते हैं और उससे समझते हैं क्या बोलना चाहते हैं। No power is dissipated in a purely inductive or capacitive even through a current is flowing in the circuit। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट से फ्लो कर रहे हैं तो किसी भी तरह का कोई भी पावर कंज्यूम नहीं कर रहे होंगे हम। क्या बात समझ गए, यही बात हमने कही। ठीक है, अब इस बात को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो उन्होंने अपनी बात कही इसलिए हम उसे वॉटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत ए के साथ जा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन को आप बी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इसने कोशिश की कि हम उस बात को एक्सप्लेन करें उसी के रिगार्ड, उसी के ठीक है वेव में बोला है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर ए को टच करेंगे। क्लियर हो गया, चलें अगले पार्ट पे। लिखा हमारा अगला सेशन, A laminated core is used in transformer to increase AD currents। AD currents को increase करने के लिए laminated core का यूज किया जाता है। अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, पहले समझते हैं व्हाट इज द एडी करंट्स। देखो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, उस पे प्लेट्स होती है जो मटेरियल यूज करते हैं। होता क्या है कि आपने क्या होता है, इधर ऐसे वाइंडिंग कर रखी होती है, आपने इधर वाइंडिंग कर रही होती है स्टेप अप स्टेप डाउन बनाने के लिए। फिर क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यहाँ से निकल के यहाँ इंटर करती है और फ्लक्स में चेंज होता है, देन ओवरऑल बाकी सारी चीज़ों को फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, ये जब हम काम कर रहे होते हैं, ये सारा प्रोसेस जब हम कर रहे होते हैं, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक भी मेरे मटेरियल से बाहर न जाए, इसलिए जो हमने अंदर मटेरियल यूज किया होता है वो क्या होता है हमारा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ताकि मेरा फ्लक्स लीक बिल्कुल ना करे। अब जितनी भी फील्ड लाइंस हैं वो सब की सब कहाँ से पास आउट करेंगे भाई, अंदर से पास आउट करेंगे। अब क्योंकि ये मटेरियल के थ्रू भी होके जा रही होती हैं, इसलिए मटेरियल को भी क्या कर देती हैं, मैग्नेटाइज कर देती हैं। क्या कर देती है, हमारे मटेरियल को भी मैग्नेटाइज कर देती है। अब जब मेरा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है इन फील्ड लाइंस की वजह से, जब मेरा मटेरियल कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर एक करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, वो मे बी क्लॉकवाइज हो सकती है, मे बी एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, और इन्हीं सर्कुलर करंट्स को, छोटे छोटे जो करंट्स फॉर्म हो रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, एडी करंट्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी बात समझ। अब ये जो एडी करंट्स है ये हमारे लिए क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। भाई हम यहाँ से जो फील्ड लाइंस बनाकर भेज रहे हैं वो यहाँ जानी चाहिए और यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। उस आउटपुट का कुछ पार्ट तो एडी करंट अपने में कंज्यूम कर ले रहा है, तो अब ये मेरे लिए एक समस्या है। ठीक है, ये मेरा एक लॉस है। इसे कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं लैमिनेटेड कोर। क्या यूज करते हैं, एक सेकंड सॉरी, क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, लैमिनेटेड कोर को यूज करते हैं। ठीक है, तो लैमिनेटेड कोर का काम है एडी करंट्स को डिक्रीज करना, ना कि इंक्रीज करना। तो सर पहला तो असर्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, बात समझ गए किस लिए करते हैं, क्लियर। ओके, रीजन पे आते हैं, तो रीजन में क्या लिखा हुआ है, द efficiency of a transformer increases with increase in ED current। जितना ज्यादा एडी करंट्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा उसकी efficiency बढ़ेगी। क्या बात है भाई, एडी करंट्स मैंने समझा है कि ये लॉस करने के लिए आई है, तो वो इफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता है, इसका मतलब हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर दोनों चीजें सर गलत होती हैं तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ जाते हैं, डी के साथ जाते हैं। क्लियर हो गई बात, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पढ़ा जाए अपने नेक्स्ट पार्ट को। देखो क्या लिखा है, असर्शन, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। सर बिल्कुल सही बात,
जैसे मैं एक साइकिल पूरा कंप्लीट करूंगा तो आप सिंपल भाषा में ऐसा समझो, दैट इज द पॉजिटिव, दैट इज द नेगेटिव। तो जब नेट एवरेज वैल्यू आपको मिलेगी तो आई एवरेज कितना होगा, 0। इस बात का हम अपनी कॉपी में डेरिवेशन भी करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको याद होगा स्टार्टिंग में 2 डेरिवेशन हमने किए, हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के, जहाँ पे फुल साइकिल का रिजल्ट 0 आता है और हाफ साइकिल का रिजल्ट आपको मिलता है 0.637 समथिंग मल्टीप्लाई बाई आई नॉट। याद आ रहा है कुछ ऐसी वैल्यूज हमें देखने को मिलती, ठीक है, ओके। तो इसका रिजल्ट 0 होता है सर, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन पे आते हैं। रीजन, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ साइकिल। कह रहे हैं जो एवरेज वैल्यू होती है एसी की, हम उसे डिफाइन करने के लिए हमेशा हाफ साइकिल का यूज करते हैं। ये बात तो इनकी सही है, देखो ये बात इनकी सही है। जब आप हाफ साइकिल के लिए जाओगे तभी जाके करंट की वैल्यू को डिफाइन कर पाओगे, तभी आप जाके किसकी वैल्यू को डिफाइन कर पाओगे, करंट की वैल्यू। क्योंकि फुल साइकिल में ये रिजल्ट आपको क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। क्या बात समझ में आ रही? तो हाफ साइकिल पे ही जो रिजल्ट मिलेगा वही आप क्या करोगे, इसे डिफाइन कर पाओगे, ठीक है। तो रीजन भी करेक्ट है, सेशन भी करेक्ट है, लेकिन क्यों आंसर 0 हुआ इसके बारे में कम बात हुई, तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात? ओपन से पढ़ेंगे क्या लिखा, एट रेजोनेंस, क्या लिखा, एट रेजोनेंस पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट इज 1। पावर फैक्टर जो एलसीआर सर्किट का होता है वो 1 होता है, क्योंकि रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्ससी आपस में बराबर हो जाते हैं, ऐसा इनका रीजन का कहना है। चलो मैं बात करता हूँ कि व्हाट इज द पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को हम डिफाइन करने के लिए cos फाई का यूज करते हैं। cos फाई की वैल्यू जो होती है वो होती है इम्पीडेंस के टर्म में, ठीक है। जब मैं एलसीआर सर्किट के लिए जा रहा हूँ तो एलसीआर सर्किट में जो cos फाई का रिजल्ट बनेगा वो बनता है R बाई Z। क्या बनता है, R बाई Z, ठीक है। जैसे ये वैल्यू मेरी R बाई Z बनेगी तो समझना मेरी बात को, ये जो Z है, ये जो Z है कब, रेजोनेंस के टाइम पे, तो आपने देखा था एक्सएल और एक्सी आपस में इक्वल हो गए थे, जिससे Z की वैल्यू आपके पास क्या बन के आती थी, आर आती थी। तो जैसे ही मैं जेड की जगह आर रखूंगा ये वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट होंगी और पावर फैक्टर मेरे लिए 1 आ जाएगा। इसका मतलब पहली बात सही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी आपस में बराबर हो गए, जिससे जेड इज इक्वल टू आर आ गया। इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और एक्सप्लेनेशन के साथ आया है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आगे हम अपने नेक्स्ट असर्शन पे क्या लिखा है, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कह रहे जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है मैं उसे एज अ स्टेप डाउन नहीं यूज कर सकता। देखो ट्रांसफॉर्मर सिंपल आप बनाते कैसे, देखो ये बनाया मैंने, आप क्या करते हो, इधर वाइंडिंग करते हो, फिर आप इधर वाइंडिंग करते हो, क्लियर है। आप एक तरफ से क्या ले रहे होते हो भाई, आप एक तरफ देते हो इनपुट और दूसरी तरफ से तुम्हें क्या चाहिए होता है भाई, आउटपुट। यही तो करते हो। अगर मान लो कि इस प्राइमरी के नंबर और इस सेकेंडरी के नंबर में सेकेंडरी के नंबर ज्यादा हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या कहलाता है भाई, स्टेप अप कहलाता है। सिंपल, इतनी सी तो बात है, स्टेप अप। अब कह रहे हैं स्टेप अप को स्टेप डाउन में नहीं बदल सकते। देखो बहुत सिंपल तरीका है बदलने का, क्या कर दो, क्या कर दो, समझो मेरी बात को। आपको बस एक सिंपल सा काम करना है, जो इनपुट आप अभी इधर से ले रहे थे वो इनपुट आप इधर से लेना शुरू कर दो। इनपुट आप इधर से लेना, जैसे आप इनपुट इधर से लेना शुरू करोगे तो ये मेरा बन जाएगा प्राइमरी, और आउटपुट तुम इधर से लेना शुरू कर दो तो ये मेरा बन जाएगा सेकेंडरी। अब प्राइमरी में ऑलरेडी नंबर ज्यादा थे ही, सेकेंडरी में ऑलरेडी नंबर कम है ही, ठीक है। तो क्या अब ये मेरा बिहेवियर स्टेप डाउन का नहीं हो गया, सिर्फ क्या कि मैंने डायरेक्शन बदल दी। तो ऐसी कंडीशन में मैं इसे क्या बना सकता हूँ, स्टेप डाउन भी बना सकता हूँ। तो मेरी जो पहली वाली बात है सर वो रॉन्ग हो गई। चलते हैं इसके रीजन पे आते हैं। अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ट्रांसफॉर्मर केवल वन डायरेक्शन में काम करता है सर, ये बात भी गलत है। तो किस ऑप्शन नंबर के साथ जाओगे, डी ऑप्शन के साथ जाओगे। क्या बात समझ में आएगी? ट्रांसफॉर्मर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में। अगर मैं इनपुट आउटपुट की जो हमारे टर्म्स है, जो हमारी वाइंडिंग्स है, अगर हम उनमें ही नंबर बदल दें तो हम चेंज कर सकते हैं, या फिर उनके सोर्स ही कन्वर्ट कर दो ना। जहां से आप आउटपुट ले रहे हो तो वहां से इनपुट ले लो, तो आउटपुट की जगह आपको इनपुट मिल गया तो इनपुट की जगह क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। सिंपल, आई बात समझ में? वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पढ़ेंगे व्हाट इज द अवर असर्शन। क्या लिखा हुआ है सर, पढ़ो। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिजल्ट्स लो पोटेंशियल। स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, वो पोटेंशियल लो करके देता है और हाई करंट देता है। क्या ये बात सही है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैसा ही करता है, बिल्कुल। डाउन ट्रांसफॉर्मर क्यों बोला गया है, क्योंकि हमें जितने वोल्टेज की सप्लाई हुई है, मतलब हमें जितना इनपुट बाहर से मिला है उतना आउटपुट हम बाहर नहीं लेते हैं। हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम पोटेंशियल्स की वैल्यूज को कम कर सकें। जो हमारी पावर स्टेशन से
करंट मिल के आती है, मतलब वहाँ से जो पावर की सप्लाई होता है इनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ही होता है। फिर आते-आते उसे हम सब स्टेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो सारे सब स्टेशन जो होते हैं वो स्टेप डाउन का बिहेव करते हैं एज़ अ कंपैरिज़न ऑफ पावर स्टेशन, मेन पावर स्टेशन। और जब आपके घर के आस-पास जितने भी ट्रांसफार्मर लगे, ये सब क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आपने सुना होगा ना कि जब आप देखते हो बहुत सारे पोल्स, उसमें बहुत सारे वायर जाते हैं, तो आपने सुना होगा ये 33,000 वोल्ट लाइन, 11,000 वोल्ट लाइन, ऐसा नाम सुना है? सुना है? अब अपने घर में कितना पोटेंशियल आता है? घर में तो केवल भाई 220 वोल्ट सप्लाई होती है। सोचो 11-11 हज़ार, 33-33 हज़ार, इतनी हज़ार वोल्ट लाइन्स जा रही हैं और घर में केवल 220। इसका मतलब हम हर बार पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहे होते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि पोटेंशियल को गिरा दिया जाए, और जब भी तुम पोटेंशियल गिराओगे तो करंट क्यों बढ़ गई? करंट इसलिए बढ़ गई क्योंकि हम ऐसा इसे आइडियली कैलकुलेट करते हैं कि जितनी पावर हमने इनपुट में दी है उतनी पावर हमें आउटपुट में चाहिए। तो ये होता है V इंटू आई और ये होता है V इंटू आई। अगर आपने V गिराया है तो I को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इसे इक्वेट कर पाओगे। क्या भाई, ये बात समझ गए? इसी वजह से पहली बात हमारी सब क्या हो गई, करेक्ट हो गई। आ जाओ इसके रीजन पे पढ़ते हैं। इन सेकेंडरी कॉइल हैव लेस नंबर टर्न्स एज अ कंपेयर टू प्राइमरी। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, इसे कैसे लो करते हैं, कैसे पोटेंशियल ड्रॉप करने वाले हैं। तो जितने नंबर्स मेरे प्राइमरी में है उसके कंपैरिजन में मेरे नंबर्स क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी में कम होनी चाहिए, तभी तो मेरा रिजल्ट कम होगा, क्योंकि इससे फ्लक्स कम बनेगा। फ्लक्स कम बनेगा तो ईएमएफ भी मेरा कम ही इंड्यूस्ड होगा। आई बात समझ में? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो जितना फाई कम उतना ही कम क्या होगा, ईएमएफ होगा। समझ? इस तरह से हम रिजल्ट को अपने क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। क्या आ गई मेरी बात समझ में? क्लियर हो गया? डन। तो आज हमने कवर कर दी है इसके असर्शंस को। ठीक है, मे भी कुछ असर्शन आज हमने कवर किए। अगर मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट इसके असर्शन मिलते हैं और लगते हैं कि आपको बताने चाहिए, तो हम इसे नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेके आएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय।